भारत भारतीय गांव की सामाजिक संरचना। भारतीय ग्रामीण समुदाय की संरचना का विस्तृत अध्ययन ग्रामीण समाजशास्त्रियों ने किया। इन विभिन्न विद्वानों में डॉक्टर श्यामाचरण दुबे, एम श्रीनिवास, डी.एन. मजूमदार, डॉक्टर ब्रजराज चौहान, रॉबर्ट रेडफील्ड का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। भारत में अनेक प्रकार के ग्रामीण समुदाय देखने को मिलते हैं। कुछ ग्रामीण समुदाय ऐसे होते हैं जिसमें कई जातियां और जनजातियां एक साथ एक ही गांव में निवास करती है। जिस ग्रामीण समुदाय में एक जाति विशेष के लोग रहते हैं, उसकी सामाजिक संरचना की अपेक्षा जहां अनेक जातियां जनजाति के लोग निवास करते हैं, उनकी सामाजिक संरचना उनसे जटिल होती है। रॉबर्ट रेडफील्ड ने सामाजिक संरचना के लिए परिवार, नातेदारी, धर्म, जाति, शिक्षा, सत्ता, अर्थव्यवस्था आदि को आधार माना है। श्यामाचरण दुबे ने भी इन आधारों के अलावा मूल्य व्यवस्था को भी आवश्यक आधार माना है। वास्तव में ग्रामीण समुदाय की सामाजिक संरचना का निर्माण करने वाली सबसे छोटी इकाई व्यक्ति और उसकी सामाजिक स्थिति अपने परिवार और नातेदारी के अनुसार ही निर्धारित होती है, जिसके फलस्वरूप विवाह दो व्यक्तियों का संबंध नहीं होता है, बल्कि दो परिवारों का संबंध माना जाता है। इसमें संरचना के रूप में नेक्स्ट दूसरी मुख्य इकाई के रूप में विभिन्न जातियों के बीच पाई जाने वाली ऊंच नीच की व्यवस्था होती है। ग्रामीण समुदाय में अधिकांश व्यक्ति आज भी जाति से संबंधित विवाह, खान-पान और सामाजिक संपर्क के संबंधों को बनाए रखना आवश्यक समझते हैं। धर्म भी इस संरचना की एक मुख्य इकाई है और ग्रामीण समुदाय में स्थानीय देवी देवताओं की प्रधानता होती है। यहाँ की सामाजिक संरचना में छोटी छोटी परंपराओं का विशेष महत्व होता है। ग्रामीण समुदाय में प्रत्येक व्यक्ति का अपना भूमि के साथ एक भावनात्मक लगाव होता है। जिन किसानों के पास अधिक कृषि भूमि होती है, उनकी सामाजिक स्थिति छोटी भूमि वाले किसानों की तुलना में अधिक ऊंची होती है। यहाँ की सामाजिक संरचना में परंपरागत और धार्मिक शिक्षा का विशेष महत्व है। ग्रामीण समुदाय कुछ ऐसे मूल्यों, आदर्शों, नियमों में बंधा होता है जिन्हें ग्रामीण अपने जीवन के लिए आवश्यक समझते हैं। ग्रामीण समुदाय की सामाजिक संरचना में शांति और व्यवस्था बनाए रखने का कार्य तथा उसे स्थायित्व प्रदान करने का कार्य ग्राम समुदाय की वे जातियां करती हैं जो संख्या में अधिक होती हैं। ग्रामीण परिवर्तन एवं समस्याएं। स्वतंत्रता के पश्चात यह महसूस किया जाने लगा कि भारतीय समाज का विकास ग्रामीण जीवन में परिवर्तन लाए बिना नहीं किया जा सकता। इसलिए ग्रामीण विकास के लिए अनेक सामाजिक आर्थिक प्रयत्न किए गए। ग्रामीणों के चतुर्मुखी विकास के लिए सामुदायिक विकास योजना लागू की गई। जमींदारी प्रथा का उन्मूलन, किसानों को नए भूमि अधिकार दिए गए, शिक्षा के प्रसार के लिए स्कूलों की स्थापना की गई, गांव को नगरों से जोड़ने के लिए नई सड़कों का निर्माण किया गया, ग्रामीणों में नई राजनीतिक चेतना के लिए निर्वाचित ग्राम पंचायतों की स्थापना हुई, दुर्बल वर्गों के हितों के लिए समाज कल्याण कार्यक्रम, कृषि की उन्नत प्रविधियों के द्वारा ग्रामीणों में आर्थिक विकास को विशेष महत्व दिया जाने लगा। डॉक्टर एम एन श्रीनिवास, एस.सी. दुबे एवं डॉक्टर ए.आर. देसाई, वी.आर. चौहान ने अनेक परिवर्तन का उल्लेख किया है। इन परिवर्तनों से उत्पन्न होने वाली समस्याओं का उल्लेख भी इन्होंने किया है। पहला है सामाजिक जीवन में परिवर्तन। सामाजिक जीवन में परिवर्तन में मुद्रा का प्रचलन बढ़ने से जजमानी प्रथा समाप्त हुई। जाति पंचायत का प्रभाव, जाति से संबंधित नियम कमजोर हुए। संयुक्त परिवार की जगह छोटी परिवारों की संख्या में वृद्धि हुई। अस्पृश्यता समस्या गंभीर नहीं है। सांस्कृतिक जीवन में परिवर्तन।
परंपरागत धार्मिक मान्यताओं अंधविश्वासों का प्रभाव कम हुआ। मनोरंजन के लिए रेडियो टेलीविजन की सुविधाएं प्राप्त हुई। ग्रामीणों की वेशभूषा खान पान रहन सहन में परिवर्तन हुआ। अब फिर उसके पश्चात आर्थिक जीवन में परिवर्तन हुआ। नए नए करों के कारण महाजनों द्वारा किया जाने वाला शोषण कम हुआ। नवीन कर प्रणाली के कारण महाजनों का शोषण कम हुआ और गांव में ऋणग्रस्तता समस्या कम होने लगी। विकास योजनाओं द्वारा दुर्बल वर्गों के व्यक्तियों को रोजगार की विशेष सुविधाएं प्रदान की गई। कृषि के द्वारा अधिक से अधिक लाभ प्रदान किया गया। गांव में हरित क्रांति के साथ श्वेत क्रांति अर्थात दुग्ध उत्पादन के महत्व को समझकर आर्थिक जीवन में परिवर्तन किया। ग्रामीण नए व्यवसाय नए रोजगार के लिए शहरों की ओर बढ़ रहे। इस प्रकार ग्रामीण नए व्यवसाय नए रोजगार के लिए शहरों की ओर बढ़ रहे। नेक्स्ट है राजनीतिक जीवन में किस प्रकार परिवर्तन हुआ। आज ग्रामीण नेतृत्व में महत्वपूर्ण परिवर्तन। पहले गांव का नेतृत्व जाति पंचायत प्रभावशाली लोगों के हाथ में रहता था, लेकिन आज निर्वाचित पंचायतों में दुर्बल वर्गों युवा लोगों तथा स्त्रियों की भी सहभागिता बढ़ी है। विभिन्न जातीय समूह अलग अलग गांव में संगठित होकर अपने प्रभाव को बढ़ा रहे हैं। चुनाव के अवसर पर ग्रामीणों में राजनीतिक जागरूकता स्पष्ट रूप से देखने को मिल रही है। ग्रामीण जीवन में आज नगरीय मनोवृत्तियां तेजी से बढ़ रही है। ग्रामों में उन सभी वस्तुओं का प्रचलन बढ़ा है जो पहले नगरीय जीवन से संबंधित थी। पारस्परिक संघर्ष, मानसिक तनाव, व्यक्तिवादिता और ग्राम जीवन की विशेषता बनती जा रही है। इस प्रकार विभिन्न परिवर्तनों ने ग्रामीण जीवन को प्रगतिशील के साथ ही अनेक समस्याएं भी उत्पन्न की गई है। कुटीर उद्योगों के पतन के कारण बेरोजगारी, जनसंख्या, कृषि जातिगत तनाव व संघर्ष, ग्रामीण गुटबंदी, ग्राम आंदोलन आदि बढ़े हैं। सबसे अधिक परिवर्तन की समस्या उन गांवों में देखने को मिलती है जो नगरों के समीप है, और इन समस्याओं के बावजूद आज ग्रामीण जीवन कहीं अधिक प्रगतिशील एवं जागरूक कहा जाने लगा है। अब हम देखेंगे कस्बा। आकार के आधार पर नगरों को कई भागों में बांटा गया है। सन 1961 की जनगणना के आधार पर जिस क्षेत्र की जनसंख्या 5000 या उससे अधिक प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या का घनत्व 400 व्यक्ति से कम हो, 75% वयस्क पुरुषों की संख्या गैर कृषि कार्यों के द्वारा आजीविका उपार्जित करती है। उपर्युक्त निर्धारण के बावजूद यह स्पष्ट नहीं किया गया कि अधिकतम जनसंख्या कितनी हो सकती है। व्यवहारिक रूप से आज उन सभी क्षेत्रों को कस्बा माना जाता है जो जिले का मुख्यालय नहीं होता, जिसकी जनसंख्या 50,000 तक होती है। इसके बाद भी भारत में ऐसे कस्बों की संख्या काफी है जिनमें 5,000 से लेकर 1 लाख तक लोग निवास करते हैं। कस्बों में भी स्थानीय प्रशासन के लिए एक नगर पालिका होती है। जिले के जनगणना अधिकारी द्वारा किसी भी क्षेत्र को कस्बे के रूप में मान्यता दी जा सकती है। इस प्रकार से कस्बे में निम्न विशेषताएं दिखलाई पड़ती है। कस्बे की आबादी गांव से अधिक, नगरों से कम होती है। प्रत्येक कस्बे में एक थाना, एक पोस्ट ऑफिस, एक स्वास्थ्य केंद्र होता है। साप्ताहिक बाजार किसी कस्बे में एक सप्ताह में 1 दिन और किसी कस्बे में 2 दिन भी बाजार लगते हैं। कच्चे पक्के दोनों प्रकार के मकान यहाँ पर होते हैं। व्यापार उद्योगों की प्रधानता होती है। गांव वाले और कस्बे वालों के बीच घनिष्ठ संबंध होता है। सफाई की व्यवस्था होती है। शिक्षा की व्यवस्था, मनोरंजन केंद्र, खेल कूद आदि का समुचित प्रबंध कस्बे में देखने को मिलता है। 75% भाग खेती न करके अन्य कार्यों में संलग्न है। कस्बा एक तरह से कस्बे की संस्कृति में ग्रामीण और नगरीय विशेषताओं का समावेश होता है। कस्बे की संस्कृति लोक संस्कृति के निकट होती है। नगरीय क्षेत्रों में कुछ समय रहने के बाद कस्बे में आकर रहना आरंभ कर देते हैं। इन्हीं के प्रभाव से आधुनिकीकरण की प्रक्रिया
स्पष्ट होने लगती है। कस्बे में धनी निर्धन दोनों प्रकार के लोग रहते हैं, लेकिन उनके बीच अनौपचारिक संबंध प्रभावित होता है। सड़कें गलियां काफी तंग होती है, पानी निकासी की व्यवस्था नहीं होती। कस्बों की राजनीतिक दबाव समूह अथवा अधिक जनसंख्या वाले जाति समूह द्वारा प्रभावित होती है। राजनीतिक क्रियाओं का संचालन भी कस्बों के प्रभुता संपन्न लोगों के द्वारा किया जाता है। अतः हम कह सकते हैं कि गांव का परिवर्तित रूप गांव से भिन्न और नगर के समान गांव होता है। कस्बा एक तरह से गांव और नगर के बीच में जो है वो कड़ी का काम करता है। अब हम देखेंगे नगर के विकास का इतिहास मानवीय संसाधनों के विकास के साथ संबंध रहा है। मानव विकास के क्रम में मनुष्य को विभिन्न अवस्थाओं से होकर सभ्यता के वर्तमान स्तर तक पहुंचा दिया है। इसी क्रम में आखेट अवस्था पशु अवस्था से होकर ग्रामीण जीवन से विकसित होकर अनेक सुविधाओं को प्राप्त कर मानव ने नगरीय जीवन में प्रवेश किया है। क्वीन और थॉमस के अनुसार पहले गांव का विकास हुआ और यही गांव कालांतर में नगर के रूप में बदल गए। अपने विकास की प्राथमिक अवस्था में ये नगर बहुत छोटे छोटे होते थे। नगरों का विकास गांव से हुआ। चार्ल्स कुले ने नगरों का उद्भव यातायात एवं संदेश वाहन के साधनों के विकास की दशाएं अनुकूल थी, वही विशाल नगरों का उद्भव हुआ। यही कारण है कि समुद्र के किनारे विशाल नगरों का विकास हुआ है। समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से नगर की परिभाषा दुर्खिम ने द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड चैप्टर 5 में कहा है कि नगर ऐसा समाज है जिसके सदस्य सावयवी एकता के द्वारा आपस में बंधे होते हैं। इस कथन के द्वारा दुर्खिम ने यह स्पष्ट किया कि नगर को सामाजिक संबंधों तथा सामाजिक एकता के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। जिस प्रकार से सावयव अथवा शरीर रचना के विभिन्न अंग एक दूसरे से संबंधित और एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, उसी तरह से नगर में श्रम विभाजन और विशेषीकरण लोगों को एक दूसरे से जोड़े रखती है, जिसके फलस्वरूप नगर में हित प्रधान द्वैतिक तथा औपचारिक संबंधों की प्रधानता होती है। नगरों का वर्गीकरण सभी नगरों की प्रवृत्ति एक समान नहीं होती। आकार के आधार पर नगर बड़े छोटे होते हैं। कुछ नगरों का विकास व्यापार और वाणिज्य के कारण होता है, जबकि अनेक नगर राजनीतिक एवं धार्मिक केंद्र के रूप में विकसित होता है। ममफोर्ड ने अपनी पुस्तक द कल्चर ऑफ सिटीज में सभी नगरों को 6 भागों में बांटा है। यह विभाजन नगर की संस्कृति, आकार एवं संरचनात्मक विशेषताओं के आधार पर किया है। आरंभिक नगर ये वे नगर है जो विकास के आरंभिक स्तर को स्पष्ट करते हैं। आरंभिक नगरों में धर्म का विशेष महत्व था। धार्मिक विश्वासों से संबंधित बड़ी बड़ी इमारतों का निर्माण हुआ। इन नगरों में व्यक्तियों के संबंध की औपचारिक प्रवृत्ति के नहीं होते थे। ये वे नगर है जैसे हरिद्वार, इलाहाबाद, मेरठ, जोधपुर, कानपुर और मध्य नगर। इन नगरों का विकास बड़े बड़े गांवों का विस्तार होने से हुआ। इन नगरों में ग्रामीण नगरीय विशेषताओं का एक मिश्रित रूप देखने को मिलता है। प्रत्येक देश में ऐसे नगरों की संख्या सबसे अधिक होती है। उसके बाद महानगर, जब एक ही स्थान पर यातायात, पीने का पानी, उत्पादन के लिए कच्चे माल, मनोरंजन संबंधी सुविधाएं, व्यापार के लिए समुचित वातावरण तथा शिक्षा संबंधी सुविधाएं साथ साथ उपलब्ध हो जाती है, तब ऐसे स्थान महानगर के रूप में विकसित हो जाते हैं। इन नगरों की जनसंख्या सबसे अधिक होती है। निवासियों के बीच हित प्रधान संबंध पाए जाते हैं। अक्सर यह नगर राजनीति के मुख्य केंद्र बन जाते हैं, जैसे कलकत्ता, बंबई, मद्रास, दिल्ली। विशाल नगर, इनका आकार महानगरों से भी बड़ा होता है। व्यापार, वाणिज्य, सैन्य शक्ति का भी ये केंद्र होते हैं। देश की राजनीति को प्रभावित करने में इनका विशेष योगदान होता है। इनमें आर्थिक विषमता अपनी चरम सीमा पर होने के साथ साथ निवासियों के जीवन में बहुत व्यस्तता देखने को मिलती है, जैसे मुंबई, दिल्ली, कोलकाता तथा चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद। समस्या मूलक नगर, विशाल नगरों का आकार एवं बहुत बढ़ जाता है तब विभिन्न प्रकार के अपराधी, भ्रष्टाचार, नैतिक आर्थिक विषमता, बेकारी, बीमारी का केंद्र बन जाते हैं। और मृतप्राय नगर, दुनिया के इतिहास में सभी बड़े बड़े नगर अंततः कब्रिस्तान में परिवर्तित होते देखे गए हैं। किसी नगर में जब समस्या गंभीर होने लगती है तब यहाँ जीवन का कोई मूल्य नहीं रह जाता तथा नगर की संस्कृति नष्ट होने लगती है। ऐसे नगर पुनः आरंभिक स्तर पर पहुंच जाते हैं। नेक्स्ट इसके बाद वाले भाग में है